पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली में कहा था, जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। When India speaks, the world listens। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। कब हो गया ये? पिछले महीने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने भी यही चीज कही थी, जब भारत बोलता है पूरी दुनिया सुनती है। अच्छा, इतना ही नहीं, पिछले साल जुलाई 2023 में भी बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा था, आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अच्छा, इंटरनेशनल फोरम पर आज भारत बोलता है और लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। और इससे भी पहले अगस्त 2016 में उस समय की विदेश मंत्री लेट सुषमा स्वराज ने कहा था क्या? कि आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। यानी 2014 तक भारत की कोई नहीं सुनता था और 2 साल में ही दुनिया भारत की सुनने लग गई। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। लोगों के अंदर गर्व भरने की आपकी निंजा टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके डायलॉग तो ओरिजिनल लिखवा लेते। अब जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो मनमोहन सिंह जी के लिए कही गई थी। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। बात तो सही है। और ये बात कही थी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने। ओबामा ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। सही पकड़े हैं। When the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. यहाँ वो मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स की गहरी समझ की तारीफ कर रहे थे। क्या बात है सर। उन्होंने कहा कि भारत एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है और दुनिया इस बात को जानती है। He understands that as India rises as a world power, लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं दोस्तों? क्या? व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर फैलाए गए झूठ आपको बहकाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत 2014 के बाद विश्व गुरु बना है। ये बार बार आपसे कहा जाता है कि मोदी सरकार की वजह से फॉरेन में डंका बज रहा है भारत का। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? ठीक है। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। दलाल। लेकिन असलियत इसकी बिल्कुल उल्टी ही है। आइए जानते हैं सच्चाई आज के इस वीडियो में। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। बात तो सही है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। सही पकड़े हैं। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। ये भगवान क्या जुल्म है। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। क्या? फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। क्या बात कर रहे हैं? लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सेडिशन, डिफेमेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए। शर्म है कुछ? और जल्द ही इस लिस्ट में एक और कानून भी ऐड हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के अंदर नए आईटी रूल्स लाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है। जिन जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम हैंडल है या व्हाट्सएप चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। क्या? हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है, वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बात तो सही है। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली कह रहे हैं
हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। शर्म है कुछ? इस खबर को देखो, 27 मार्च को शिवसेना ने अपने पॉलिटिशियन अमोल कीर्तिकर को कैंडिडेट घोषित किया। ये हुआ सुबह के 9 बजे और सिर्फ 1 घंटे बाद 10 बजे इन्हें ईडी का नोटिस आ गया। ये भगवान क्या जुल्म है। एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल याद है, इन पर एक भारी आरोप लगाया गया था करप्शन केस का बीजेपी के द्वारा। 8 महीने पहले इन्होंने लेकिन अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी की अलायंस ज्वाइन कर ली थी। इसका नतीजा क्या हुआ? 29 मार्च की इस खबर को देखो। जो भी केस सीबीआई ने चलाया था इनके खिलाफ, उसे अब बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार कहती है कि यहाँ कोई करप्शन नहीं था। अच्छा, ऐसे ही बहुत से और केसेस हैं, जैसे कि नवीन जिंदल का केस देखो। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन पर कोलगेट स्कैम का आरोप लगा था, लेकिन 25 मार्च को ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अचानक से इन्हें बीजेपी का टिकट मिल जाता है। अरे साला! ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं, अरे अगर ये नहीं तो और कौन। अच्छा, हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है। हालत ये हो गई है कि कोई भी और ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है। क्या बात है सर। और सबसे बड़ी बेवकूफी है ये मानना कि मोदी सरकार में हिम्मत है स्टेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करने की। ओह माय गॉड! मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये देखो। एक तरफ एस जयशंकर कहते हैं कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, उससे झगड़ा थोड़ी लूंगा। अच्छा, Look, they are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. अभी और सुनिए। दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना ने इंडिया की जमीन पर कब्जा कर लिया और गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी से चाइना का नाम तक नहीं लिया गया। शर्म है कुछ? और तो और सलमान खान की फिल्म मातृभूमि, जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, उसका नाम बदलवा दिया गया और उससे गलवान और चाइना के सारे रेफरेंसेस तक हटवा दिए गए। अगर क्यों? ये देखो क्या लिखा है। इसका कारण दिया गया कि चाइना को दुश्मन के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। साथ में ये तक रिक्वेस्ट की गई कि चाइना का नाम तक ही ना लिया जाए। इसके पीछे वजह थी कि चाइनीज मीडिया ने इस फिल्म का विरोध किया था और कहा था कि ये एंटी चाइना है। मतलब सोचकर देखो, जिस सरकार में हिम्मत नहीं है चाइना के खिलाफ एक फिल्म तक रिलीज होने देने की, वो सरकार चाइना को चोक करेगी। तो खुलकर कह सकता हूं कि मेरे में हिम्मत है चाइना के खिलाफ बोलने की। बॉयकॉट चाइना पर वीडियोस बनाए हैं, ट्रम्प के खिलाफ कितने वीडियोस बनाए हैं, अमेरिका के खिलाफ बोला है। बात तो सही है, लेकिन इनके किसी भी एक बीजेपी के मंत्री में हिम्मत है चाइना या अमेरिका के खिलाफ बोलने की? चाहे ट्रम्प हो या चाइना हो, जो भी इनसे ज्यादा पावरफुल होता है उसके पैरों पर गिर जाते हैं, जी हुजूर करने लग जाते हैं। बेचारे वो आदिवासी जो इनसे लड़ नहीं सकते, जो इनसे कमजोर हैं, उन्हें ये एक्सप्लॉइट करते हैं। मार्च 2026 में जब अमेरिका ने इंडिया के बिल्कुल दरवाजे पर ईरान के एक जहाज को डुबाया, तो इंडिया ने अपने रेस्क्यू शिप्स तक नहीं भेजे। सही पकड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन जहाजों को निकालने के लिए लिटरली परमिशन लेनी पड़ रही है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। और किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हमारे में हिम्मत है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को चोक करने की? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? असल में दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक बार फिर से वही नाम सामने आता है जो कई बार और आया है। उसमें एक नाम है अडानी पोर्ट्स का भी। सच बात यह है दोस्तों कि हसदेव के जंगल हो या सीजी मली हिल्स, इस सरकार का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को देश लूटने का मौका दो, चाहे उसके लिए पेड़ काटने पड़े, पहाड़ खोदने पड़े या फिर कोरल रीफ्स को डिस्ट्रॉय करना पड़े। कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। चाहे एक पूरी की पूरी ट्राइब का जेनोसाइड ही क्यों ना हो जाए, सब चलेगा, बस क्योंकि पैसा मिल रहा है। मैं जुडिशरी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में थोड़ी भी इंडिपेंडेंस बची है क्या, तो इस विनाश को होने से रोको। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन करनी है तो करो, लेकिन कम से कम ये कसिनोज, रिजॉर्ट्स, इस सब को वहां बनने से रोको। इतना सब तबाह करने की जरूरत नहीं। क्या बात है सर। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है, उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती। बात तो सही है। बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है। सही पकड़े हैं। आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी। अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का नाइंसाफ अगर आप सह रहे हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपना मुंह बंद करके चुप बैठे रहने के अलावा। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तो ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। बात तो सही है। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। और जब मेरी आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा, इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में।
और इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूं, मोदी सपोर्टर हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी एक बारी सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उसकी हक थी वो उससे वापस मिला। रुको जरा, लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया अभी? अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज चल ही नहीं सकती है यहाँ पे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी यही आर्ग्यूमेंट उठाया था मेरे पिछले वीडियो के बाद। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, जुम करो। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है? बात तो सही है। इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा FIRs कराई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। ये भगवान क्या जुल्म है। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं। करो, भगवान से डरो। हमारे देश में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि अगर आप कई सारे गांव और अर्बन स्लम्स में देखो तो पानी और हेल्थ केयर के कंपैरिजन में शराब ज्यादा आसानी से मिल जाती है। सही पकड़े हैं। छोटी छोटी लिकर शॉप्स और ठेकेदार जानबूझकर मजदूरों को टारगेट करते हैं क्योंकि वो पक्के कस्टमर्स बन जाते हैं। बात तो सही है। हर शाम मजदूरों की लाइंस लग जाती हैं। पूरे दिन की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुछ घंटों की खुशी में बर्बाद हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे दर्दनाक पहलू तो ये है कि गरीबों के लिए सबसे सस्ता अल्कोहल ऑप्शन सबसे खतरनाक भी हो जाता है। शराब है कुछ। 3 खबरें जो आपको न्यूज चैनल्स पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। पहला, याद है पिछले साल कैसे छाती पीट पीट कर बताया जा रहा था जनता को कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, देश विश्व गुरु बन गया है। अभी मजा आएगा ना। दुनिया की 4थी इकोनॉमी बने कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। हर जगह यही खबर चल रही थी, लेकिन आज इंडिया की रैंकिंग वापस नीचे गिर गई है। इंडिया 6th लार्जेस्ट हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और ये कहीं आपको नहीं बताया जाएगा। इसके पीछे कारण है रुपये की तेजी से गिरती हुई वैल्यू। दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा? रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, इस साल इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर गई है। पिछले साल इंडिया 151 रैंक पर था आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इस साल 157 आउट ऑफ 180 पर गिर गया है। हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की इतनी बुरी हालत है कि अब हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सबसे नीचे है। ये सच नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। तीसरा, इसी तरीके से वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 5 प्लेसेस इस साल और नीचे गिर गई है। अब हमारी रैंक है 105 आउट ऑफ 179 कंट्रीज। और क्या बात कर रहे हैं? यही इंडेक्स है जिसने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित किया है। शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि ये खबरें आपको न्यूज चैनल्स में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश में इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन वहां अपनी अलग कहानी चल रही है। 9 मार्च 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अच्छा, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने ये इस्तीफा दिया क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स थे उनको। लेकिन द हिंदू अखबार के अनुसार उनके पास के जो लोग थे उनका कहना है कि एक्चुअली में अरुण गोयल की जो हेल्थ थी वो परफेक्ट थी। क्या बात कर रहे हैं? कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के बीच में असहमतियां थी। अभी और सुनिए। अब इसके अलावा एक और इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली पड़ी थी। देश में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनके रेजिग्नेशन के बाद 2 पोस्ट खाली हो गई। ठीक है, समझ गया। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए और कौन अपॉइंट करेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्च 2023 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ऑर्डर किया क्या कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मोदी सरकार करीब 3.5 महीने पहले एक नया कानून लाई यहाँ पर और कहा कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं होंगे। क्या? हमारी ही सरकार का यूनियन मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही। अच्छा,
इसके अनुसार 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई उसमें थे प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे थे होम मिनिस्टर अमित शाह और तीसरे थे एक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन अधीर रंजन चौधरी। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के वक्त भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक रात पहले उन्हें 212 नामों की लिस्ट दी गई। अगर क्यों? और मीटिंग से एकदम पहले उन्हें 6 नामों की शॉर्ट लिस्ट दी गई और उन्हें समय ही नहीं दिया गया जज करने के लिए कि किसे अपॉइंट करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, लोगों का बात तो सही है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी इंटीग्रिटी कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी से इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कंसर्न जरूर एक्सप्रेस किया कि ये गलत है कि इस तरीके से सही डिटेल्स नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके अलावा कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि बहुत केओस हो जाएगा अगर हम 2 अपॉइंटमेंट्स को रोक दे तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो कौन थे ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्हें अपॉइंट किया गया? पहले थे ज्ञानेश कुमार, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो कि एक्चुअली में 2016 से 21 के बीच में होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे अंडर अमित शाह। अरे साला। दूसरे हैं सुखबीर संधू जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और 2014 से लेकर 2023 के बीच में इन्होंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम किया, चेयरपर्सन ऑफ NHAI रहे और चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या इन इलेक्शन कमिश्नर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये फेयर तरीके से लोकसभा की इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे? ये टाइम ही बताएगा। अब हमारे देश में अगर कोई इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी जुडिशरी पर आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कभी नहीं कहा था कि देश ऑलरेडी 100% डिक्टेटरशिप बन गया। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ये एक स्पेक्ट्रम है, एक स्केल है बहुत बड़ा। अलग अलग तरीके हैं जो डेमोक्रेसी मेजर करने के, वो भी 0 to 10 के बीच में नंबर देते हैं। अभी और सुनिए। मैंने कहा था दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कब हो गया ये? कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500 हजार करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5000 करोड़ अरब 5000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। सही पकड़े हैं। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। और अभी तो रुको, कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पढ़े थे? न्यूज में आता है तो। कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे थे? कांग्रेस की सरकार में था रहा हूं मैं। अच्छा, पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये फंस गया सी। ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। ऐसे नेताओं को वोट देना कितना जरूरी है जो एजुकेशन पर फोकस करे, ना कि आपको बेवकूफ बनाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर।